हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, इन्वायरमेंटल लॉ का सीरीज चल रहा है हमारा और आज हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉजेज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है ना। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, है ना। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आता है और ये जनरली तीनों क्वेश्चन एक में ही रहता है। वैसे थोड़ा नीचे जब जाएंगे हम लोग तो देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे में ना मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे दिया है, आप इसको देखना। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले ना मैं आपको एक एक पिक्चर पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर आप देखो, आपको ना इजीली समझ में आएगा। देखो, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? ये हमारा अर्थ है। मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा। देखो, ये हमारा अर्थ है ना। ये जो अर्थ है और ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। ये है हमारा एटमॉस्फेयर। आप जानते हो ना, जैसे ये मेरे रूम का एटमॉस्फेयर है, एयर। एटमॉस्फेयर को क्योंकि जहां पे एयर आपको दिखता है ना, समझ लो वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें बहुत सारा गैसेस है। जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, CH4, CF6। तो ये सब क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ये सब गैस है, ठीक है। और इन गैसों को हम लोग, इन गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो गैस आप यहाँ देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इस गैस को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? ग्रीन हाउस गैसेस। आपको ये समझ में आ गया, हमारा अर्थ है और हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, वैसे भी एयर तो गैस का ही बना हुआ है ना, सिंपल। एयर तो गैस का बना है, उसमें कुछ गैसेस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इतना अपने को समझ में आ गया और इतना अपने दिमाग में है। देखो क्या होता है, सन से सनलाइट आता है, ये हम लोग जानते हैं। सनलाइट आता है हमारे अर्थ पे पड़ता है। देखो यहाँ पे सनलाइट आता है हमारे अर्थ पे पड़ता है ना। और बहुत बार क्या होता है, सनलाइट, बहुत सारा सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अर्थ पे पड़ा, जैसे मान लो ये देखो, ये अर्थ पे पड़ा लाइट और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। जैसे ये मिरर पे लाइट पड़ रहा है, देखो मेरे पास एक मिरर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिरर पे देखो लाइट पड़ा और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे फेस पे, देखो, है ना। तो इसी तरह से अर्थ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये सनलाइट आया और ये सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सनलाइट आएगा और ये सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो बहुत सारा सनलाइट क्या होता है, बहुत सारा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है और बहुत सारा सनलाइट इन गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारा सनलाइट, बहुत सारा जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और बहुत सारा सनलाइट इन, ये जो गैस देख रहे हो ना, CO2 N2, इसके द्वारा उसको ट्रैप कर लिया जाता है। सिंपल, बहुत ईजी है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, देखो यहाँ पे बहुत सारा सनलाइट बढ़ रहा है और बहुत सारा सनलाइट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, वो बैक टू स्पेस नहीं जा पाता है। और कुछ सनलाइट्स को, कुछ हीट को, ये जो सन का हीट है ना, उसको ये गैस, ग्रीन हाउस गैस, उसको क्या करता है भाई? उसको ट्रैप कर लेता है। अब देखो, ये जो गैस है ना, ये यदि ट्रैप कर लेगा हीट को, ये यदि हीट को ट्रैप कर लेगा भाई, ये हीट को ट्रैप कर लेगा, तो ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है ना, ये क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपके रूम में भी नॉर्मल टेम्परेचर है, इस रूम का जो आप कह लो कि ग्रीन हाउस गैसेस है, यदि वो हीट को ट्रैप कर लेगा तो इस रूम का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है इसमें। ये आपको आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ना एक प्रोसेस हो रहा है, एक फेनोमेनन है ये। सनलाइट सूरज से, सन से सनलाइट आता है और सनलाइट में तो हीट होता है भाई, है ना। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में देखना अभी क्या होगा, हीट जो ट्रैप होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट ट्रैप करता है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, ये गैस जो हीट ट्रैप करता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल। देखो, एक मैं आपको ना प्रोसेस बताता हूँ, एक फेनोमेनन बताता हूँ। उसमें क्या होता है, सन से सनलाइट आता है हमारे अर्थ पे
और बहुत सारा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है और बहुत सारा सनलाइट अर्थ के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और बहुत सारा सनलाइट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस अवेलेबल होती है हमारा, जैसे कि CO2, N2O, CH4, CF6, ये सब गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होता है। और ये गैसेस क्या करता है, सनलाइट का जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है। सिंपल, ये जो सनलाइट का हीट है ना भाई, उसको ट्रैप कर लेता है। तो इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस या बोल सकते हो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल। अब ये जो फेनोमेनन है ना, ये जो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रैप हो रहा है, इसका क्या कॉजेस है, क्यों हो रहा है ये हीट कॉजेस, हीट ट्रैप क्यों हो रहा है, मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसका कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि हो रहा है मतलब हीट को, हमारा जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है वो जो ट्रैप कर रहा है हीट को, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का इफेक्ट पड़ेंगे हम लोग। चलो, आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। चलो एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ भी सेम बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है, हम लोग देखें कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना भाई, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर देखो कुछ गैसेस है। इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और ये गैसेस क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है ना। सर्टन गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पे कुछ गैसेस है और ये क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है। सन से जो हीट आता है उसको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ जाता है, वार्म हो जाता है, तो वार्मिंग हो जाता है हमारा प्लैनेट। अब ये जो गैसेस है, इस गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ये हम लोग पहले देख चुके। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बहुत सारे हैं। आई होप ये पिक्चर आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले कॉजेस, इफेक्ट और मेजर एंड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ये 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, और जनरली इन तीनों को ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। चलो एक यहाँ पे मैंने डेटा लिया है, आपको ये भी समझ में आएगा कि 20% क्या करता है, स्कैटर हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है क्लाउड के द्वारा। सनलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद 6% स्कैटर हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और 19% हमारा जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड, उसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और 4% रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और 51% एब्जॉर्व कर लिया जाता है हमारे अर्थ के द्वारा। ये एक डेटा है अपने पास, आप इसको देख के समझ सकते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है भाई, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, इसका कॉज क्या, आखिर ये हो क्यों रहा है ना। तो आप इसमें देखोगे, सबसे पहले हम लोग जो फॉसिल फ्यूल इतना सारा बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल आप समझते हैं जैसे कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, उसका जो बर्निंग करते हैं हम लोग, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। देखो यहाँ पे वैसे एक डेटा है, आप इसको भी देखना कि कहाँ कहाँ से होता है। N2O इतना, CH4 इतना, CO2 इतना, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या कॉजेज है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, है ना, ये सब पढ़ लिए। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, यदि हम लोग फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करेंगे तो CO2 ऑब्जर्व करने का जो कैपेसिटी होता है ना, CO2 कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट, आप जानते हो ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वो जो होगा कंसंट्रेशन में भी कमी आएगी, है ना। इससे क्या होगा, हमारा जो CO2 है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए भाई, डिफॉरेस्टेशन कम करना चाहिए, है ना। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि CO2 क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। और इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, प्लांट्स।
है ना। तो इसीलिए अपन को प्लांट्स का क्लियर मतलब प्लांट्स को का नहीं काटना चाहिए, है ना। तो दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जो बहुत ज्यादा प्लांट्स को काटते हैं ना, जिसकी वजह से ये CO2 जो कंसंट्रेशन हमारे, आप कह सकते हो हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है ना, CO2 बढ़ जाता है। लेकिन यदि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज होता है, बहुत सारा हम लोग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऐसा करते हैं जहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का ना रिलीज होता है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है। जैसे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में निकलता है। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो सीमेंट का प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल प्रोसेस में, ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सब निकलता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये सब एटमॉस्फेयर में निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में जो हीट आता है सन से उसको ऑब्जर्व करेगा, ओवरऑल हमारे प्लैनेट का जो कह सकते हो आप जो टेम्परेचर है ना उसको इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है, और ये ध्यान रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई, ये एक फेनोमेनन है, ये आप इसको बोल सकते हो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। देखो हम लोग बहुत सारा एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लाइव स्टॉक फार्मिंग, राइस कल्टीवेशन, और भी इसमें क्या होता है बहुत सारा मीथेन रिलीज होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं इसमें मीथेन का क्या होता है भाई, रिलीज होता है। और मीथेन ज़्यादा रिलीज होगा तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया मीथेन रिलीज होगा, मीथेन तो ग्रीन हाउस गैसेस है और ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, और ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा तो ओवरऑल प्लैनेट हीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक यदि आपको समझ में आया तो देखो भाई आपसे मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको यदि समझ में आता, पूरा इन्वायरमेंटल लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, आप जाके देखो, विजिट करो। आपको पसंद आ रहा तो आप प्लीज़ एक कमेंट करो, कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, और आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई किसी को हेल्प हो रहा है वीडियोस बनाने से, है ना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत टाइम जाता है, PPT तैयार करना है, फिर उस पर लेक्चर बनाना है, फिर एडिटिंग करना है, बहुत सारा टाइम जाता है। और आप यदि कमेंट कर देते हो तो लगता है कि हाँ वो टाइम देना सफल था। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है कोई बात नहीं है, आप कमेंट करो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस है ना, इससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग आप समझते हो ना, ग्लोब का मतलब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज होना को ही हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एकदम सिंपल पैटर्न में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पूरे अर्थ का, पूरे ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर यदि राइज हो जाएगा, जैसे ये देखो ये हमारा पूरा अर्थ है, आप इसको ग्लोब बोल सकते हो, ग्लोबल बोल सकते हो, वर्ल्ड कह सकते हो, अर्थ कह सकते हो, है ना। इसका एवरेज टेम्परेचर यदि राइज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले क्या हो रहा है, सूरज से हीट आ रहा है हमारे अर्थ पे, और हीट जब आ रहा है अर्थ पे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, अर्थ का टोटल पूरा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, कोई तो हम लोग बोलते थे ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला इफेक्ट क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ। दूसरा वेदर पैटर्न चेंज होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट से बहुत ज्यादा जैसे कि कभी कभी देखना हरिकेन आ जाएगा। अब मान लो हीट आ रहा है सनलाइट से और हमारा गैस उसको ऑब्जर्व कर लेगा, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व कर लेगा, तो पूरा जो एटमॉस्फेयर उसमें तो हीट फैल जाएगा ना भाई। और कभी कभी हवा चला तो उस हवा में वो हीट भी चलेगा, और ये जो हवा के साथ विंड के साथ जो हीट चलता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं हीट वेव। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हीट वेव भी आएगा, है ना, ड्राउट आएगा, हेवी रेनफॉल आएगा। तो क्लाइमेट का जो आप बोल सकते हो पैटर्न है, वेदर पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है चेंज इन वेदर पैटर्न। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारा जो
स्पीसीज है उसका डेथ हो जाएगा या वो खत्म होने लगेगा, है ना। तो और बहुत सारा स्पीसीज माइग्रेट करने लगेगा। इससे क्या होगा, जो पूरा बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है ना वो चेंज होने लगेगा और बहुत सारा बायोडाइवर्सिटीज हमारे अर्थ से निकलने लगेगा। बायोडाइवर्सिटीज मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, सिंपल, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स। नेक्स्ट है राइजिंग सी लेवल। ऑब्वियसली है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा पूरा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्लेशियर है, हमारा जो आइस है, ये सब मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो पानी आएगा, पानी आएगा तो कहाँ जाएगा, ओशियन में, सी में। सी का लेवल क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। और जो कोस्टल एरिया, जैसे हमारा इंडिया का ये एरिया है ना, और इस एरिया में भी पानी बढ़ जाएगा, हमारा कोस्टल एरिया बहुत खतरे में आ जाएगा, है ना। खैर, तो हम लोग देखो, आप जब नोट्स बनाओगे ना, नोट्स में सिर्फ आपको बनाना है कॉजेस, और कॉजेस में सिर्फ आपको क्या लिखना है, पॉइंटर। ये जो आप पॉइंटर देख रहे हो, जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग है, बस ये ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मान लो ये अपने पास एक सीट है, इसमें अपने को नोट्स बनाना है ना। नोट्स बनाना, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद इसका कॉजेस 4 पॉइंट, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग ऐसे करके, फिर इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, चेंज इन वेदर पैटर्न, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइजिंग सी लेवल। बस ये पॉइंटर लिखना है। वैसे बड़ा तो आप खुद भी कर लोगे, है ना, बड़ा तो खुद कर लोगे, लेकिन बस अभी आपको पॉइंटर बनाना है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर टू एड्रेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो इसको अब हम लोग देखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है ना। तो देखो, सबसे पहले इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग को ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, फॉसिल फ्यूल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, और आप अभी जस्ट देखे हो फॉसिल फ्यूल से क्या होता है भाई, फॉसिल फ्यूल से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये भी जस्ट देखे आप। तो हम लोग को क्या करना है, इस फोसिल फ्यूल से ना ट्रांजिशन करना है, किसके तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या हो सकता है, जैसे सोलर और विंड। तो बेसिकली ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इससे अपने को डिपेंडेंसी कम करना है। इससे अपने को डिपेंडेंसी कम करके किसके तरफ ट्रांजिशन करना है, ये सोलर, विंड। मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल है, इससे अपने को ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन करना है किसके तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करेंगे, इससे क्या हो पाएगा, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, वो प्रिवेंट हो पाएगा। ठीक है, तो अपने को पहला प्रिवेंटेशन में क्या करना है भाई, ट्रांजिशन करना है, किधर से किधर, ट्रांजिशन करना है अपने को फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल के। ठीक है, तो अपने को प्रमोट करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जैसे सोलर, विंड, है ना, हाइड्रो पावर। इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल पे जो हम लोग इतना ज्यादा रिलाई करते हैं ना, वो कम होगा। ठीक है, और यदि फॉसिल फ्यूल कम होगा तो अपने को पता है ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलेगा, और ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलेगा तो हीट जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ऑब्जॉर्व करता है, वो कम होगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर हमारे अर्थ का कम होगा। दूसरा है एनर्जी एफिशिएंसी। देखो, अपने को जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें भी अपने को एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान देना पड़ेगा और उसको इन्हांस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन वाला आप कह सकते हो बहुत सारा अपने लोग यूज करते हैं बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में, तो वो कम हो पाएगा। नेक्स्ट है ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करना है, प्लांटेशन करना है। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट होगा और एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा CO2 को वो प्लांट क्या कर पाएगा भाई, ऑब्जर्व कर पाएगा, है ना, एब्जॉर्व कर पाएगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखो, फार्मिंग जो हम लोग करते हैं ना, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। फार्मिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब फार्मिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करके, है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करके, इरिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे,
और इससे क्या होगा, मीथेन जो है बहुत कम निकलेगा, है ना। आप पढ़े थे ना, राइस का कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक का जो मैनेजमेंट होना वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, मीथेन बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। और यदि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करेंगे, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे, तो इससे क्या होगा, मीथेन का जो इमिशन है ना वो कम होगा। और मीथेन का इमिशन यदि कम होगा, मीथेन का इमिशन यदि कम होगा तो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट, है ना। कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट, देखो कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को अपना जो इकोसिस्टम है ना, नेचुरल इकोसिस्टम, इसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, फॉरेस्ट, वेटलैंड, है ना, मैनग्रूव्स। बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब ये है, अपन को जो पेड़ पौधा है ना, जहाँ जहाँ जैसे फॉरेस्ट में होता है, वेटलैंड में होता है, तो नेशनल पार्क में होता है, इन सब जगहों को हम लोग को क्या करना है भाई, कंजर्व करना है। और क्यों कर रहे हैं कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे तो प्लांट और ट्री होता है। प्लांट और ट्री हम लोग पहले से जानते हैं क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को अब्जॉर्व करता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन और लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम करना चाहिए, ठीक है। और यदि कंजर्वेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा बायोडाइवर्सिटी भी बचा रहेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो ये जो हम लोग टारगेट्स, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बहुत सारे कंट्रीज के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। अकेले सिर्फ इंडिया चाह ले कि हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो हम लोग को पूरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बहुत सारे कंट्रीज के साथ मिल के कोलेबरेट करके क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा इमिशन नहीं होना चाहिए, इसको कम कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है। और इसमें बहुत सारे नेशन मिल के एक साथ मिलके कोलैबोरेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा कि पब्लिक को एजुकेट करो, है ना, अवेयर करो। तो जैसे कि अवेयरनेस फैलाओगे आप कि भाई हम लोग को क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी कॉजेस पड़े, ये सब चीज़ पब्लिक को जब अवेयर करोगे तब पब्लिक जाके प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लेगी। उसके बाद है पॉलिसी इंटरवेंशन। पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को पॉलिसी इंटरवेंशन मतलब आप इसको रूल्स रेगुलेशन भी बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनाना पड़ेगा किसी से रिलेटेड, कि ताकि कुछ ऐसा पॉलिसीज बनाओ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग कम कर सके। और ये सिर्फ बनाने से नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं है, ये हमारा खत्म हो चुका है। लास्ट में थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन करेंगे और कंक्लूजन के बाद हो जाएगा ये लेक्चर खत्म। देखो कंक्लूजन में अभी जस्ट मैंने बताया, सिर्फ कोई एक इंसान चाले मेरे को ठीक करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ये पॉसिबल है क्या किसी एक इंडिविजुअल के चाहने से? नहीं, कोई एक इंडिविजुअल के चाहने से, किसी एक इंडिविजुअल के अप्रोच से ये नहीं हो सकता है। तो इंडिविजुअल्स को सामने आना पड़ेगा, वेरियस कम्युनिटीज को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये इन सबको मिलके एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा कि इस तरह से हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को एड्रेस करेंगे, इस तरह से कम करेंगे, ये पॉलिसीज बनाएंगे। सारे लोग मिलके यदि एक साथ आएंगे और एक साथ अप्रोच लेंगे तो शायद हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो सके, किसी एक इंडिविजुअल के चाहने से नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोस देखना है, लगभग 30 से 40 वीडियोस के आसपास चैनल पर अवेलेबल है। आप इन्वायरमेंटल लॉ का प्लेलिस्ट विजिट करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम विजिट करो, मिल जाएगा। और हर एक आप देखते हो, हर एक लेक्चर में मेरा आपको क्वेश्चंस रहता है, उसको आप ध्यान दो, बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट है एक क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं इन्वायरमेंटल लॉ का, जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपन का, है ना। नेक्स्ट है, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। और किसी भी तरह का आपको क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ये लॉयर प्रशांत यूजर नेम आप यहाँ पूछ सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम विजिट करो, और वीडियोस के लिए यूट्यूब और व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और ये टेलीग्राम है,
फेसबुक तो ना ही यूज़ करते हो आप, ना ही मैं करता हूँ, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे। तो यहीं पे हम लोग बिता लेते हैं। आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ खुद से, और पीडीएफ देखो नोट्स के लिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।